हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। तो जैसे आप सबको पता है, आपके टर्म 1 के एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं और आप सबको उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम यहाँ बायोलॉजी के केस स्टडी के बारे में बात करेंगे कि केस स्टडी कैसे आती है, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप उनको सॉल्व कैसे कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। तो रेडी हैं आप सब? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले केस स्टडी की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, दैट इज रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। इट मींस कि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस केस स्टडी से रिलेटेड और आपको उनके आंसर्स करने। ठीक है, रेडी हैं आप सब? चलिए केस स्टडी क्या हुआ दिया है देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं। ओके, the pollen grain are being transferred from anther to the stigma and is termed pollination। तो भाई क्या होता है, एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा पे और इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। फाइन, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दिस फिनोमेना वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिरारस इन 1694 इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। 1694 में 17th सेंचुरी के एंड में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। पॉलन ग्रेन्स आर इमोबाइल। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? इमोबाइल होते हैं क्योंकि ये खुद से कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, मतलब इनको एक एजेंट चाहिए होता है। दे कैनॉट रीच द स्टिग्मा बाय देमसेल्फ। ये स्टिग्मा पे खुद से नहीं जा सकते हैं, है ना। अब क्या लिखा हुआ है, एन एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है, लाइक आपको हो सकते हैं इन पॉलिनेशन के लिए बर्ड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, विंड हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पॉलिनेशन करवाना है ना, तो जो वाटर होते हैं ये कहाँ होते हैं, जिनमें वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनमें वाटर पॉलिनेशन करवाता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं आगे केस क्या लिखा हुआ है, उस बेसिस पे क्या होगा। The pollination is mainly of two types, self-pollination and cross-pollination। भाई pollination तो दो ही टाइप के होते हैं, एक क्या होता है self-pollination और एक क्या होता है cross-pollination। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो लेट्स सी, ये आपका पूरा केस दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जो केस अभी हम लोग पढ़े हैं, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको पता है 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही होगा। अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द प्लांट्स इन द प्रोसेस इंडिकेटेड बाय एरो पी। यहाँ पे देखो 2 प्लांट्स दिए हुए हैं, प्लांट एक्स एंड प्लांट वाई। ये क्या है, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स हैं और ये क्या है, कोई अलग प्लांट है। ठीक है, अब बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, 3 प्रोसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं P, Q and R, है ना। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, what is transferred between the plant in the process indicated by arrow P। arrow P से क्या ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस, क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ओवा, पॉलन, न्यूट्रिएंट्स एंड सीड। तो भाई पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं यही तो ट्रांसफर होते हैं ना, यही तो ट्रांसफर होंगे और इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, पॉलन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ भी देखिए आपकी पूरी ये केस स्टडी दी हुई है, जो आपने केस देखा था फर्स्ट स्लाइड में, और ये वही डायग्राम है, डायग्राम आपका क्वेश्चन में गिवन है। फाइन, अब क्वेश्चन क्या हमसे ये कह रहे हैं, Which of the following statement is correct regarding process P, Q and R। तो ये हमसे ये वाला भी प्रोसेस पूछ रहे हैं, ये वाला भी प्रोसेस पूछ रहे हैं और ये वाला भी प्रोसेस पूछ रहे हैं, मतलब तीनों प्रोसेस पूछ रहे हैं कि कौन से प्रोसेस हैं आपको करेक्टली बताना है। ओके, तो ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं, देखिए 4 ऑप्शंस हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है process P, Q and R introduce genetic variability in the offspring of sexual reproducing plant X and Y।
तो भाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी कब आती है? जब प्लांट्स चेंज होंगे तब तो। अगर सेम प्लांट पे पॉलिनेशन हो रहा है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आ सकती, नहीं आएगी ना। नाउ wind serve as agent for process Q if plant X and Y belong to genus Salvia। अब ये कह रहे हैं कि जो ये प्रोसेस हो रहा है Q, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं विंड जो होगी ये सर्व एज एजेंट, मतलब जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो विंड है आपकी। इफ प्लांट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जीनस सेल्विया, अगर दोनों जो जीनस हैं प्लांट एक्स और प्लांट वाई के ये सेल्विया के हैं तब, ठीक है। सेल्विया में क्या होता है? सेल्विया में इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, फाइन। दूसरा क्या दिया हुआ है? फ्लावर्स ऑफ प्लांट एक्स एंड वाई need to produce udder and nectar for completion of process P and Q if they are entomophilous। तो भाई बात तो वही हो रही है, अगर सेल्विया के प्लांट हैं तो पॉलिनेशन किससे होगा? दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स का पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटिमोफाइलस, है ना। तो फ्लावर्स ऑफ प्लांट एक्स एंड वाई ये प्रोड्यूस करते हैं अडर और नेक्टर, मतलब कि स्मेल, फ्रेगनेंस और ब्यूटीफुल कलर दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, फाइन। तो ये प्रोसेस को अपने यहाँ पे जो P और Q प्रोसेस हो रहा है इसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो हमारा करेक्ट और लास्ट वन भी देख लेते हैं। If plant X and Y belong to genus Cannabis, then their flower need to produce sticky and heavy pollen in very small amount for accomplishment of process Q। अगर प्लांट एक्स एंड वाई बिलोंग करते हैं जीनस कैनबिस से, तो जो फ्लावर होंगे वो प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी हैवी पॉलेंस, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है और इसको एकम्प्लिशमेंट करते हैं बाय द प्रोसेस क्यू। तो ये तो गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा लग रहा है कि ये जो प्लांट एक्स और प्लांट वाई हैं ये प्रोड्यूस करते हैं अडर और नेक्टर को, और ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं आपके ये जो PQR प्रोसेस हो रहा है दैट इज बाय इंसेक्ट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ठीक है। देखा आपने, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है बट दैट इज नॉट वेरी टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये पूरा आपका केस दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस P, Q एंड R। P, Q और R के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है P, ये P प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका Q है और ये प्रोसेस R है। तो क्या होगा आप बताइए, गेस करिए और आंसर दीजिए। देखिए तीनों के अलग अलग पॉलिनेशन के बारे में दिया हुआ है कि ये कौन से प्रोसेस के थ्रू पॉलिनेशन होता है और आपको ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें P प्रोसेस की, तो P प्रोसेस क्या दिख रहा है? P प्रोसेस क्या लग रहा है? ये क्या हो सकता है? P प्रोसेस जो है दैट इज गाइटेनोगैमी। गाइटेनोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, सेल्फ पॉलिनेशन। बट जो प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो एक ही प्लांट पे होने चाहिए। तो यहाँ हमें मिल रहा है P का जो प्रोसेस है दैट इज गाइटेनोगैमी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गाइटेनोगैमी, फाइन। दूसरे भी आते हैं प्रोसेस Q के बारे में, तो प्रोसेस दिया है जेनोगैमी। इट मींस कि जेनोगैमी का मतलब क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेंस एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाते हैं, सो दैट इज जेनोगैमी, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें R की, तो R क्या है? एक ही फ्लावर है, उसी में मेल है, उसी में फीमेल है, उसी में एंथर है, उसी में स्टिग्मा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोगैमी, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइटेनोगैमी, जिनोगैमी एंड ऑटोगैमी, ये करेक्टली मैच कर रहा है आपके प्रोसेस, ठीक है भाई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बड़ा इजी क्वेश्चन था, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तब। नाउ अब सी क्या कह रहे हैं? ये सेम वही पैटर्न है, यहाँ आपका पूरा केस दिया हुआ है, वो डायग्राम दिया हुआ है और ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? इन Catharanthus, the growth of style break the stigma in contact of ripe anther present on the mouth of corolla tube. This is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये किसका एग्जाम्पल है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है? ये
होमोगैमी का एग्जाम्पल है। इट मीन्स कि ये ओपन फ्लावर में या कैस्मोगैमस फ्लावर्स में होते हैं, जिसमें एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और पास आ जाते हैं कैसे? या तो खुद से आ जाएंगे, या इनकी ग्रोथ हो जाती है, या बेंड हो जाते हैं, या फोल्ड हो सकते हैं, इन्हीं से तो होगी। तो आपका ये क्या हो जाता है प्रोसेस? दैट इज होमोगैमी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका है फर्स्ट, होमोगैमी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? Which of the given process represent a type of pollination that would result in greater adaptability of particular species to potential environmental changes? अब देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि ये क्या होगा। कह रहे हैं कि जो प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिनेशन का, इनमें से कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसकी ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी होगी और क्या होगा? ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ वो खुद को अडेप्ट कर सकता है। तो ये कब होता है? जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। और जेनेटिक वेरिएबिलिटी कब होगी? जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। भाई एक पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ जब जाके अटैच होगा तो जीन्स में चेंजेस आते हैं, है ना? तो वो थोड़ा ज्यादा अडेप्टेबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू दोज फ्लावर्स हु आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन किसमें हो रहा है? ये हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्यू। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, है ना? बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आपने पॉलिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल भी कर ले जाओगे, एकदम आंख बंद करके करने वाले ये क्वेश्चंस थे। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। ठीक है, अब इस केस स्टडी में क्या कह रहे हैं? लेट सी। पहले तो ये एक केस दिए हुए हैं, डायग्राम दिए हुए हैं। चलो भाई ठीक है, दिए हुए हैं तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। इट मींस कि इसमें भी 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नाउ सी, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम comprises of a pair of testes, primary sex organs associated with formation of gametes and production of sex hormone. Study the given figure of the human male reproductive system and answer the following question. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड ये हमसे क्वेश्चन करेंगे और हमें आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो डायग्राम बहुत अच्छे से देख लीजिए। डायग्राम जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है। ये तो आपका सेम वही केस लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा आपका वही केस लिखा हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Which of the following is correct for labeled part P? P पार्ट जो है इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो P कहाँ है भाई? ये देखो क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है यहाँ SRTQ, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको इनके नाम का आइडेंटिफिकेशन करना है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो P क्या है आपका? एपिडाइमिस, है ना? ये क्या है? एपिडाइमिस, तो इसको हम लोग लिख दें। ओके, S क्या है आपका? S क्या है? बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो ये हो गया हमारे BG। R क्या है आपके? यहाँ पे देखिए ये है R। ये R क्या है? ये वाला, ये क्या है? इजेकुलेटरी डक्ट, यहीं से इजेकुलेशन होता है। इसके बाद आते हैं आपके T। T क्या है आपका? T इज सेमिनल वेसल। और फिर है आपका Q। तो Q क्या है भाई? Q है बस डिफरेंस। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई? क्या है? डायग्राम देख लीजिए, नाम देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। तो हमें पूछा जा रहा है करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लेबल पार्ट P। P के लिए हमें बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है P इज रेटेटेस्टिस विच ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू आउटसाइड। P क्या है? ये कह रहे हैं रेटेटेस्टिस है जो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को बॉडी के बाहर। तो क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। सेकेंड है P इज एपिडर्मिस विच सिक्रीट फ्लूइड नॉरिश टू फ्लूइड दैट नॉरिश द स्पर्म। तो ये तो सही है,
पी क्या है? एपिडाइमिस है, जो कि सिक्रीट करते हैं ऐसे फ्लूइड को, वो नॉरिश करते हैं स्पर्म्स को, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, है ना? तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बी। ठीक है, चलिए बाकी भी ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट इज पी इज एपिडाइमिस दैट कैरी स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसल्स। फिर दिया हुआ है पी इज रेटे टेस्टिस विच लाई अलोंग द इनर साइड ऑफ ईच टेस्टिस एंड स्टोर्स द स्पर्म। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको मिल चुका है बी, तो भाई एक ही ऑप्शन करेक्ट है ना? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो करेक्टली मैच्ड पेयर आपको बताना है, वहां पे डायग्राम है, यहाँ पे उसका जो रिप्रेजेंट किए हुए हैं वो सिंबल्स हैं और उसके नाम दिए हुए हैं कि ये क्या होंगे। फाइन, तो क्या है? ए पे दिया हुआ है वासा फ्रेंशिया, आर दिया हुआ है एजेकुलेटरी डक्ट, एस दिया हुआ है सेमिनल वेसल और टी दिया है कॉपल्स ग्लैंड। सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज, सबसे करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। ये क्या है? आर एजेकुलेटरी डक्ट। ये क्या है? ये है आर, इसे हम लोग कह रहे थे एजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है ना? ओके फाइन, चलिए तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये आपका दिया हुआ है केस स्टडी, ये आपकी पूरी केस स्टडी दी हुई है सेम ऐसे ही, वो आपका डायग्राम जैसे क्वेश्चन में था भाई वैसे ही है। अब आया आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है इस केस स्टडी से रिलेटेड। क्या कह रहे हैं? लेट्स सी, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर क्यू। क्यू के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, हमें वो बताना है। तो क्यू क्या है आपका? सबसे पहले ये देखिए, तो क्यू है आपका वासा डिफरेंस, है ना? अब क्या कह रहे हैं? इट कैरीज स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम एपिडर्मिस टू एजेकुलेटरी डक्ट। तो ये तो सही है, कोई डाउट नहीं है भाई। क्यू आर ओनली 2 इन नंबर। क्यू जो होते हैं, वासा डिफरेंस जो होते हैं, ये सब 2 होते हैं, मतलब नंबरिंग इनकी जो होती है ये 2 होते हैं, ये भी सही है। इट अराइज फ्रॉम रेटे टेस्टिस, क्या ये सही है? तो ये कभी अराइज नहीं होता रेटे टेस्टिस से, ये अराइज होता है कॉर्डा एपिडाइमिस से। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है इट कंटेन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, तो ये भी सही है। ठीक है, गलत आपका कौन सा हुआ? सी। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर कौन सा होगा? सी, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट नहीं। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, उसी के आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके सी। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which structure passes through the prostate gland and carries sperm and secretion of seminal vessels? ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से और कैरी करता है स्पर्म को और सिक्रीट होता है सेमिनल वेसल्स। फाइन, तो ये आपको बताना है और यहाँ आपको दिया हुआ है PTSR, मतलब अलग अलग चीजें। तो कौन सा होता है यहाँ पे? अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा? दैट इज आर। आर होगा ना भाई। आर क्या है आपका? एजेकुलेटरी डक्ट। एजेकुलेटरी डक्ट जो होता है ये पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, जो कैरी करता है स्पर्म को और सिक्रीट करता है सेमिनल वेसल्स को। तो यहाँ पे आपका आर यानी कि लास्ट वन डी जो है वो करेक्ट है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है असर्शन एंड रीजन, मतलब केस स्टडी में भी असर्शन एंड रीजन पूछ रहे हैं ये। अब नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। कह रहे हैं असर्शन दिया हुआ है म्यूकस प्रेजेंट इन सिक्रीशन ऑफ बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड डिक्रीजेस द नंबर ऑफ स्पर्म डैमेज ड्यूरिंग एजेकुलेशन। फाइन, इसके बाद कह रहे हैं रीजन दिया हुआ है म्यूकस लुब्रिकेट द एंड ऑफ पेनिस एंड लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक है, तो क्या लग रहा है, क्या दोनों सही है या कोई एक सही कोई एक गलत है? तो जो यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है बच्चों, दोनों सही है। म्यूकस जो होता है ये प्रेजेंट होता है और सिक्रीशन होता है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से, जो कि डिक्रीज कर देता है नंबर ऑफ स्पर्म्स को जो डैमेज होते हैं एजेकुलेशन के टाइम पे। इसका रीजन ये है क्योंकि म्यूकस लिब्रिकेट हो जाता है एंड ऑफ पेनिस पे और लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा पे। सो इसमें क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए। फाइन, कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड केस स्टडी, ये भी फिनिश हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। थर्ड केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और आंसर बताना है, वही काम हम लोग कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है पैसेज? An ideal contraceptive should be user-friendly, easily available, effective, and reversible with no side effect. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire, and/or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptive, injectable, implants and surgical method. तो ये किस चैप्टर से रिलेटेड है? दैट इज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। चैप्टर आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आप करने में बहुत इजी हो जाएगी कि पूछ क्या रहे हैं आपको, मतलब एक आउटलाइन लग जाएगा कि हमें क्या आंसर करना है। फाइन, तो यहाँ पे आपकी पूरी केस स्टडी दी हुई है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पे है, जो कि बता रहे हैं बहुत यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और ये जो होते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ये इंटरफेयर नहीं होने चाहिए सेक्सुअल ड्राइव में, डिजायर में और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं ये प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में है, दैट इज नेचुरल है, ट्रेडिशनल है, बैरियर्स हैं, आयोडीज हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्टेबल है, इम्प्लांट्स है और सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, नेचुरल को ही ट्रेडिशनल भी बोलते हैं हम लोग। नाउ आते हैं आपके क्वेश्चन पे। फाइन, तो सेम एज वही पैटर्न है, ये पूरा आपका केस स्टडी दिया हुआ है, बस यहाँ कोई डायग्राम नहीं है। क्या कह रहे हैं? The effective and popular method used to prevent the meeting of sperm with ovum is the use of। सब पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा सबसे पॉपुलर मेथड है जो कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकता है। ऑप्शंस हैं आपके इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, कॉन्डोम्स, डायफ्राम एंड बॉल्स। तो सबसे इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड क्या है? दैट इज कॉन्डोम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल इज। सबसे पॉपुलर ब्रांड पूछा जा रहा है मेल कॉन्डोम्स के लिए क्या होता है? तो ये क्या होता है? दैट इज निरोध। बाकी तो ये सब मेथड्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये चीज आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से ब्रांड के मेथड आपकी बुक में लिखा हुआ है, वही आंसर करना है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज आर, यहाँ पे पूछ रहे हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, मतलब कि जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं होते, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होते, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। सबसे पहले लिखा हुआ है लिप्सलूप, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो ये सब क्या है? मेडिकेटेड है ना, तीनों जो नीचे लिखे हुए हैं। पहला जो है लिप्सलूप, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ए। जितने अच्छे से आप चैप्टर पढ़ लोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि केस स्टडी जो है ये डेप्थ ऑफ द चैप्टर से पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज आर। भाई ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं? ठीक, तो इसके बारे में आपको बताना है कि क्या होते हैं। लिप लूप होते हैं, मल्टीलोड होते हैं, LNG-20, कॉपर टी। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन से होते हैं? LNG-20। ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, है ना, हार्मोन्स को ये रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब नेक्स्ट केस स्टडी है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं है ये, नेक्स्ट अलग किसी चैप्टर से लिया गया है। अब इसके बारे में आपको देखना है केस स्टडी क्या है और आप आंसर कैसे करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले काम क्या है हम लोग का? भाई हम लोग का काम है सबसे पहले केस स्टडी चेक करना कि क्या है। क्या लिख रहे हैं?
In prokaryotes, DNA is circular and present in the cytoplasm, but in eukaryote, DNA is linear and mainly confined to the nucleus. प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं और यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं और प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, बट यूकैरियोट्स में जो डीएनए होते हैं ये लीनियर होते हैं, कन्फाइंड होते हैं, न्यूक्लियस के पास ये कन्फाइंड होते हैं। फाइन, नेक्स्ट है डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो होते हैं ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, सबको पता है, लॉन्ग पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। Now what they are saying, in 1953 the first correct double helical structure of DNA was worked out by Watson and Crick. ये तो सबको पता है, नहीं पता है तो आज से आप इसको रट लीजिए कि डीएनए को सबसे पहले स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया था, किसने देखा था, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन और क्रिक, ठीक है। बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, किस बेसिस पे बनाया था, जो डाटा था इनके पास वो डाटा किसने दिया था, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने दिया था। एक्सरे का डाटा, एक्सरे डिफ्रेक्शन का डाटा उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उस बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रिपेयर किया था। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ये कंपोज्ड होते हैं 3 कंपोनेंट के, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। मतलब आपका जो डीएनए होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर भी है और नाइट्रोजनस बेस भी, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए, अब डिफरेंट फॉर्म के डीएनए हैं, देखिए कौन से हैं, बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए। ये तो रही बात आपकी केस स्टडी की। अब क्वेश्चन क्या है ये भी देखना है भैया। देखिए ये पूरा आपका केस स्टडी दिया हुआ है, सेम एज इन प्रीवियस क्वेश्चंस, जैसे हम लोगों के पहले क्वेश्चंस थे वैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सी नेम द लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर इन डीएनए। यहाँ आपको क्या बताना है, लिंकेज जो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच में डीएनए के लिए वो बताना है। तो डीएनए जो होता है ये नाइट्रोजनस बेस होता है और पेंटोज शुगर से होता है। इसको ज्वाइन कौन करता है, ये ज्वाइन करते हैं फॉर्म करने के लिए न्यूक्लियोसाइड को, ठीक है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और नाइट्रोजनस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे लिंकेज पूछ रहे हैं नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर डीएनए के, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, देखिए क्या दिया है, पहला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और नन ऑफ दिस। तो जैसे कि अभी बताएं ये किससे लिंक अप होते हैं, दे आर लिंक अप बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऑप्शन आपका सी बी करेक्ट है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को किसने प्रपोज किया था, अभी के स्टडी में लिखा हुआ है, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, ए। कभी कभी क्या होता है बच्चों की टाइटल वही रहती है, नाम चेंज कर सकते हैं वो लोग, तो हो सकता है कि यहाँ पे वॉटसन क्रिक हो सकता है, चारों ऑप्शंस हो, तो वहां पे आपको करेक्ट नाम भी पता होना चाहिए उन पर्टिकुलर साइंटिस्ट का कि क्या नाम था, ठीक है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी अगर नहीं पता होगा। तो हमने याद कर लिया वॉटसन एंड क्रिक साहब थे, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर या मॉडल बना के प्रपोज किया था, हमें दिखाया था। अब भाई हो सकता है जेम्स की जगह वो कुछ और कर दे, चार्ली कर दे, डेविड कर दे, कुछ भी कर दे, है ना, या फ्रैंकलिन की जगह वो जेम्स कर दे, एरविन कर दे, फेडरिक कर दे, कुछ भी कर दे, कर सकते हैं वो भाई, वो तो एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। सो शॉर्ट फॉर्म में नाम याद करने की जगह हम सजेस्ट करेंगे आपको कि पूरे के पूरे नाम याद कर लीजिए, ठीक है। आप ये भी याद कर सकते हैं JWF-C, तो इससे भी एक तरीके से आप याद कर लेंगे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, तो ये एक तरीका है, आप याद कर सकते हैं, बट मेरी मानिए तो आप नाम पूरे के पूरे याद कर लीजिए, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम वही केस स्टडी दी हुई है आपकी और बाद में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। The double chain of bDNA is called in helical fashion the spiral twisting of bDNA duplex produce। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं हमें वो बताना है। जो डबल चैन होते हैं bDNA के, ये कैसे होते हैं, कॉर्ड होते हैं, हेलिकल फैशन में अरेंज होते हैं, ये भी फैशन करते हैं। ओके जो स्पाइरल ट्विस्टिंग होती है bDNA की, ये ड्यूप्लेक्स होते हैं और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं हमें ये बताना है। तो जो स्पाइरल ट्विस्टिंग होती है bDNA की, ये ड्यूप्लेक्स फॉर्म में होते हैं, ये तो क्लियर है। दो टाइप के होंगे, ठीक है। जनरेट करते हैं ये दो ग्रुप्स को। पहला ग्रुप होता है मेजर ग्रुप होता है और एक होता है माइनर ग्रुप। फाइन। अब मेजर ग्रुप की लेंथ कितनी होती है, दैट इज 22 एंगस्ट्रॉम। मेजर ग्रुप की लेंथ कितनी होगी, 22 एंगस्ट्रॉम। और माइनर ग्रुप की लेंथ कितनी होती है, 12 एंगस्ट्रॉम। फाइन। तो हमारा ऑप्शन क्या मिल रहा है हमें, मेजर और माइनर मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, लेट्स सी। तो ये हम लोग देखें तो ये देखिए आपका पहले दिया है राइट एंड लेफ्ट पार्ट, तो ये होगा नहीं। मेजर एंड माइनर ग्रुप्स, तो ये तो सही लग रहा है भाई, इसको करेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अपर एंड लोअर साइड्स और लास्ट दिया हुआ लीनियर एंड सर्कुलर पार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा है, बी, मेजर एंड माइनर ग्रुप्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। ठीक है भाई, चलो ये तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनमें तो बस आप देख लो ट्रू है फॉल्स है ये कर लो बस हो गया। और बाकी तो आपको पता ही होता है, थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो असर्शन रीजंस पता ही होंगे क्या है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है असर्शन। क्या लिखा हुआ है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स हैव यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन देम। और रीजन क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज साइज प्यूरिन ऑलवेज पेयर्ड ऑपोजिट टू स्मॉल साइज pyrimidine, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे, जो दो स्टैंड होते हैं डीएनए हेलिक्स के, ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से। फाइन, ये बात तो सही है। लार्ज साइज के जो प्यूरिन होते हैं ये हमेशा पेयर्ड होते हैं स्मॉल साइज के pyrimidine से। क्या ये भी सही है, तो भाई ये भी सही है ना। बट अब बात आती है कि क्या रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो भाई बिल्कुल सही बात है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का। तो कौन सा करेक्ट होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ bDNA। इनमें से कौन सा ऐसा है जो डिराइव करता है bDNA के स्ट्रक्चर को। फाइन, तो पहले क्या आप बोल रहे हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज और नंबर ऑफ बेस पेयर पर कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, इसके 5 दिए हुए हैं, एंटी पैरेलल के 0, पैरेलल के 5 और एंटी पैरेलल के 20। आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ bDNA। तो जो डबल हेलिकल चेन होता है bDNA का, ये बॉन्ड किससे होते हैं, दे आर बॉन्ड, ये एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर है, फाइन, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से होते हैं, इट मीन्स कि किस फैशन में होते हैं, तो ये एंटी पैरेलल फैशन होते हैं। लाइक कैसे होंगे, कोई 5 प्राइम जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ये तो पता है। अब ये 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम से अटैच होगा और 3 प्राइम 5 प्राइम से अटैच होगा, ऐसे होगा ना। तो ये क्या हो जाते हैं, एंटी पैरेलल फैशन में होंगे। तो सबसे पहले हमें मिला एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल आपका बी पे है और डी पे है। अब पूछा जा रहा है नंबर ऑफ बेस पेयर पर कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स। तो कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ पे 0 बन रहे हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले वही आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है, टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोजोमी। इट इज फॉर्म्ड
by the union of an allosome free egg and a normal eggs containing sperm or normal egg and an allosome free sperm. The individual has 2 and that is 45 क्रोमोसोम. इनके पास क्या है? टर्नर सिंड्रोम की बात हो रही है, जो कि एक एग्जाम्पल है मोनोसोमी का. ये फॉर्म होते हैं यूनियन ऑफ एलोसोम फ्री एग से. नॉर्मल एग्स जो होते हैं ये कंटेन करते हैं स्पर्म और नॉर्मल एग, और एलोसोम जो हो जाते हैं इसमें फ्री स्पर्म हो जाते हैं. नाउ जो इंडिविजुअल होते हैं इनमें कैसे स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम के? तो ये होते हैं 2n इक्वल टू 45, मतलब डिप्लॉयड होते हैं 45 नंबर में. अब ये 45 कैसे होते हैं? नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल पर्सन में क्रोमोसोम्स का कैसा सेगमेंट होता है? वो तो होते हैं 2n इक्वल टू 46. पता है सबको भाई? ये तो जग जाहिर है, ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है, सबको पता होना चाहिए. फाइन. अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टर्नर सिंड्रोम की. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनके जो क्रोमोसोम होते हैं ये इस ऐसे अरेंज होते हैं 44 प्लस XO इंस्टेड ऑफ 46. ठीक है. Such individual are sterile females who have rudimentary ovaries. ये जो फीमेल्स होते हैं ना, जो टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड फीमेल्स होते हैं, तो ये स्टेराइल फीमेल्स होते हैं. इनकी जो ओवरी होते हैं ये रुडिमेंट्री होती है, अंडर डेवलप ब्रेस्ट होते हैं, स्मॉल यूट्रस होते हैं, शॉर्ट स्टैटर होते हैं, वेब्ड नेक, एबनॉर्मल इंटेलिजेंस. ये इसके सिम्टम्स बता रहे हैं. नाउ दे मे नॉट मेंस्ट्रुएट और ओवैल्यूएट. उनमें मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता, वो ओवल्यूशन भी नहीं होता. These disorder can be treated by giving female sex hormone to the woman from the age of puberty to make them develop breast and have menstruation. These make them feel more normal. अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं? टर्नर सिंड्रोम जिन भी फीमेल्स को होता है तो उनको प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे वो थोड़ा नॉर्मल हो, बॉडी का डेवलपमेंट सही से हो सके, बॉडी में हार्मोन्स का सीक्वेंसेस थोड़ा अरेंज हो सके. इसलिए फाइन. तो उस टाइम पे वो मेंस्ट्रुएशन भी कर सके और ओवल्यूशन भी कर सके. ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या है. तो सेम वही पैटर्न है, पहले आपका केस स्टडी दिया हुआ है और नीचे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं. क्या लिखा है? नंबर ऑफ बार बॉडी प्रेजेंट इन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम इज. कितने नंबर ऑफ बार बॉडी प्रेजेंट होते हैं फीमेल में जिनके पास टर्नर सिंड्रोम होता है? तो बार बॉडी कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? दैट इज 0, है ना. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 0. बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं. किसी भी जेनेटिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम का पैटर्न क्या है, कौन सा, जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं बार बॉडी जो होते हैं फीमेल टर्नर सिंड्रोम के फीमेल में कितने होते हैं? तो 0. ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं. ओके, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. तो ये वही आपका केस स्टडी है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है. टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ. टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है? टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है? मोनोसोमी का, है ना. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी और ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी. और टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, कुछ आपको लग रहा होगा अलग है, तो भाई अलग नहीं है. जो एन्यूप्लॉइडी होता है उसको मोनोसोमी ही कहते हैं, वो उसी का एग्जाम्पल होता है. ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? दैट इज एन्यूप्लॉइडी. फाइन, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. टर्नर सिंड्रोम इज ए और एन. टर्नर सिंड्रोम क्या है ये पूछा जा रहा है. ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो ये क्या होते हैं? जो ये टर्नर सिंड्रोम होते हैं ये क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से पर्सन में होते हैं. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये एक टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं. फाइन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आई होप नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन इजी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement regarding Turner syndrome is incorrect?
टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले कह रहे हैं इट इज अ केस ऑफ मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम, तो ये तो सही है। द सफरिंग इंडिविजुअल इज अ स्टेराइल फीमेल हैविंग वन एक्स क्रोमोसोम मिसिंग इन द सेल, तो ये भी सही है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है। क्या होना चाहिए था, 44 प्लस एक्स होना चाहिए था, तो यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम जो है मिसिंग है। नाउ द प्रॉब्लम इज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, अब ये तो कह रहे हैं द प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के होने की वजह से। भाई इनका तो खुद का ही एक क्रोमोसोम मिसिंग है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ से लाएंगे, है ना। तो मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इनकरेक्ट ये है, टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड। लास्ट देख लेते हैं, द इंडिविजुअल आर ऑफ शॉर्ट स्टैटर, तो ये भी सही है। तो इन सब में से ए, बी और डी आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है, सी, तो सी ही आपको टिक करना है, सी इनकरेक्ट टिक करेंगे तो आपको करेक्ट नंबर मिलेगा। फाइन, चलिए समझ में आया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है असर्शन, असर्शन क्या दिया हुआ है, टर्नर syndrome is caused due to absence of any one of the X and Y sex chromosome। कह रहे हैं टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये कॉज्ड होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्स और एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम। तो क्या एक्स एंड वाई दोनों सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, नहीं भाई, यहाँ पे तो खाली एक्स ही एब्सेंट है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब आपका असर्शन गलत है। फाइन, रीजन दिया हुआ है इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम शो मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनिन डेवलपमेंट। क्या ये मैस्कुलिन और फेमिनिन डेवलपमेंट को शो करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो इंडिविजुअल होते हैं जो सफर होते हैं टर्नर सिंड्रोम से, ये शो करते हैं कुछ पार्शियल चीजें फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक की, मैस्कुलिन की तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें करेक्ट क्या मिला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, मतलब कि जो दोनों स्टेटमेंट है ये गलत दिए हुए हैं, है ना। तो बच्चों ये था आपका केस स्टडी 1, मतलब इसमें कुछ केस स्टडी दिए हुए थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने आपको बताया, आपको समझाया। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।